है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज हम कुछ नया वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान देंगे, जो कि 12th का बायोलॉजी का पेपर है। बच्चे पिछले क्लास में भी आप लोग को बच्चे मैंने पढ़ाया था। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले क्लास में बच्चे हमने परागन के बारे में बताया था, आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए, परागन क्या होता था आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया था। परागन का मतलब होता था पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, परागन कहलाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि देखिए, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि देखिए, यहाँ से पराग कण उड़ रहा है और पराग कण उड़ करके और देखिए वर्तिकाग्र, मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहा है। तो इसी क्रिया को बच्चे हम लोगों ने क्या कहा था? परागन की क्रिया कहा था। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए, परागन दो प्रकार के होते हैं। एक होता था स्वपरागन और एक होता था पर परागन। देखिए, परागन के ये माध्यम भी पिछले क्लास में बच्चे ये सब चीज हमने आप लोगों को बता दिया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं परागन के प्रकार। परागन दो प्रकार के होते हैं बच्चे, एक स्वपरागन होते हैं और एक पर परागन होते हैं। देखिए, मैंने पिछले क्लास में ये भी बता दिया था मैंने बच्चे। स्वपरागन का मतलब होता है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है, पुष्प है, जब पुष्प रहता है तो उसमें का जो परागकण होता है उसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना स्वपरागन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जब परागन की क्रिया उसी पुष्प में होगी, अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चे कि परागकण जो है इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि इसका नाम है पुमंग। पुमंग का तीन भाग होता है बच्चे, पुंकेसर, परागकोश और परागकण। पुंकेसर, परागकोश और परागकण। परागकण क्या होता है कि अगर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना ही परागन कहलाता है। लेकिन परागन में याद रखना है स्वपरागन क्या होता है। तो देखिए, स्वपरागन का मतलब होता है कि एक पुष्प रहेगा, एक पुष्प का जो परागकण रहेगा उसी पुष्प के मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तब उसे बच्चे हम लोग कहते हैं स्वपरागन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कहता है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तब उसे बच्चे हम स्वपरागन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है बच्चे। लेकिन यदि पर परागन की बात करते हैं तो देखिए, पर परागन में क्या होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, पर परागन में क्या होता है कि देखिए, एक ही जाति के दो पुष्प रहेगा, एक ही जाति के दो पुष्प रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही जाति के दो पुष्प रहेगा और इसका परागकण होगा उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तब उसे हम बच्चे क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं। देखिए, स्वपरागन और पर परागन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सिंपल सी बात याद रखिएगा, सिंपल सी बात याद रखिए, सुनिए। जब कोई पुष्प रहेगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र रहेगा, उसी पुष्प के परागकण रहेगा, तब जाके दोनों मिलेगा, तब उसे स्वपरागन कहते हैं। जब यदि दो दो पुष्प रहेगा लेकिन एक ही जाति का पुष्प रहेगा, जैसे गुलाब है तो दूसरा भी गुलाबी होना चाहिए, तो पहला गुलाब का परागकण दूसरे गुलाब के यदि वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तब उसे हम कहेंगे बच्चे क्या? पर परागन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन हमेशा द्विलिंगी पुष्प में होता है। देखिए, स्वपरागन जो होता है बच्चे, ये जो स्वपरागन होता है बच्चे, हमेशा द्विलिंगी पुष्प में, देखिए मैंने लिख दिया है कि स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। देखिए, स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी का मतलब होता है उसमें नर भी होना चाहिए और उसमें मादा भी होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में स्वपरागन, आप खुद से सोचिएगा, जब एक ही पुष्प में नर भी रहेगा और उसी पुष्प में जब मादा भी रहेगा, जब नर भी रहेगा और उसी पुष्प में क्या रहेगा? मादा भी रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में स्वपरागन होगा, उसी पुष्प में होगा परागन तो स्वपरागन होगा। लेकिन जब एक लिंगी पुष्प होगा, एक लिंगी पुष्प में नर फूल अलग रहेगा, मादा फूल अलग होगा, तो उसमें पर परागन की क्रिया होगा, क्योंकि उस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, तब ऐसी कंडीशन में आपका बच्चे पर परागन होगा। तो देखिए, कहता है, इधर सब मैंने पढ़ा भी दिया था लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम लोग चलते हैं। स्वपरागन में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब उसे स्वपरागन कहते हैं। देखिए, जैसे गुड़हुल के फूल, गुड़हुल माने ओढ़हुल के फूल, आप लोग जानते होंगे बच्चे। ओढ़हुल के फूल होता है, गुलाब के फूल होता है, मटर का फूल होता है, सूर्यमुखी का, ये सब द्विलिंगी पुष्प होते हैं और ऐसे पुष्प में बच्चे याद रखना है स्वपरागन की क्रिया होती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्वपरागन केवल द्विलिंगी पुष्प में होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वपरागन केवल कैसी पुष्प में होती है? द्विलिंगी पुष्प में होती है। अब देखिए, पर परागन, पर परागन का भी डिफिनेशन आप लोग को बच्चे मैंने पढ़ा दिया है। देखिए, कहता था पर परागन में एक पुष्प के परागकण, पर परागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर
पहुंचते हैं, तब उस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? पर परागन। पर परागन साधारणतः एक लिंगी पुष्प में होता है, जैसे पपीता, पपीता एक लिंगी होता है, नर पपीता अलग होता है और मादा पपीता अलग होता है, तो पर परागन होगा। और देखिए बच्चे तरबूजा, तरबूजा भी पर परागन होता है। तरबूजा सॉरी एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प में नर वाला अलग रहता है, मादा वाला अलग रहता है। तो तरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, धान हो जाएगा आदि, ये सब क्या होते हैं बच्चे? कहने का मतलब इसमें एक लिंगी पुष्प होता है और इसमें पर परागन की क्रिया होती है। देखिए मैंने लिख दिया है कि पर परागन एक लिंगी पुष्प में नियमता होता है। एक लिंगी में याद रखिएगा बच्चे पर परागन होता है। देखिए पर परागन बाहरी साधनों वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, पक्षी द्वारा, जल द्वारा तथा अन्य जंतुओं द्वारा होता है। कौन सी की क्रिया? पर परागन की क्रिया। पर परागन के लिए कौन सी आवश्यकता होती है बच्चे? जैसे वायु होती है, कीट होती है, पक्षी होती है, जल तथा अन्य जंतुओं द्वारा होती है। अब देखिए मैंने कल ही बताया था बच्चे कि पर परागन क्या होता है? अच्छा माना जाता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है बच्चे, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पर परागन के विभिन्न माध्यम। ध्यान दीजिए बच्चे, पर परागन के विभिन्न क्या है? माध्यम। जो पर परागन होता है उसका विभिन्न माध्यम कौन कौन सा होता है? तो देखिए पर परागन करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चे, वायु द्वारा भी परागन होता है। कैसे भाई वायु द्वारा परागन होता है? जैसे आपका मान लीजिए कि धान और गेहूं की बात करते हैं, जब हवा चलता है तो पूरा इन्हें से उन्हें क्या होते रहता है? इन्हें से उन्हें झुकते रहता है, जिसके कारण परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक क्या होता है बच्चे? पहुंच जाता है। तो देखिए जो वायु द्वारा जो परागन होता है, ध्यान दीजिएगा, परागन के विभिन्न माध्यम, जैसे देखिए वायु द्वारा परागन है, कीट द्वारा परागन है, जंतु द्वारा परागन है, पक्षी द्वारा परागन है, जल द्वारा परागन है, चमगादड़ द्वारा परागन है। तो अब देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वायु द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? तो ऐसे तो सब कोई जानता है कि वायु द्वारा होने वाला परागन को वायु परागन कहते हैं। जैसे कीट द्वारा होने वाला परागन को कीट परागन कहते हैं, जंतु द्वारा होने वाला परागन को जंतु परागन कहते हैं, पक्षी द्वारा होने वाले परागन को पक्षी परागन कहते हैं, जल द्वारा होने वाले परागन को जल परागन कहते हैं। ये तो हर कोई बता देगा, लेकिन इसका इंग्लिश नाम पूछता है बच्चे, इंग्लिश नाम पूछता है, हिंदी नाम नहीं पूछता है। इसलिए आप लोग को इंग्लिश नाम याद रखना है। देखिए वायु द्वारा होने वाला परागन को याद रखना है बच्चे, जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वायु से रिलेटेड रहेगा तो एनिमो नाम दीजिएगा, एनिमोफिली। तो वायु द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं बच्चे? एनिमोफिली। देखिए कीट द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं बच्चे? तो कहिएगा एंटीमोफिली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली, एंटीमोफिली कहा जाता है। कीट द्वारा होने वाले परागन को एंटीमोफिली। देखिए जंतु द्वारा होने वाले परागन को बच्चे जूफिली कहा जाता है, जूफिली कहा जाता है। और पक्षी द्वारा होने वाले परागन को बच्चे ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ऑर्निथोफिली कहा जाता है। और जल द्वारा होने वाले परागन को बच्चे हाइड्रोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है। और देखिए एक नया पॉइंट है, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागन को चेरिप्टेरोफिली कहा जाता है, चेरिप्टेरोफिली कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वायु द्वारा होने वाले परागन को एनिमोफिली, वायु द्वारा होने वाले परागन को बच्चे एनिमोफिली कहा जाता है। कीट द्वारा होने वाला परागन को एंटीमोफिली कहा जाता है। एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। जंतु द्वारा होने वाला परागन को जूफिली कहा जाता है। पक्षी द्वारा होने वाले परागन को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। जल द्वारा होने वाला परागन को हाइड्रोफिली। देखिए जल मतलब हाइड्रो, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड जल होता है, इसलिए हाइड्रोफिली याद रखिएगा। वायु से रिलेटेड रहेगा तो एनिमोफिली, कीट से रिलेटेड रहेगा तो एंटीमोफिली, जंतु से रिलेटेड जू, जू जू मैंने चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है? जीव जंतु रहता है, तो जूफिली याद रखिएगा। पक्षी द्वारा होने वाले परागन को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, जल द्वारा होने वाले परागन को हाइड्रोफिली कहा जाता है, और चमगादड़ द्वारा होने वाले परागन को चेरिप्टेरोफिली कहा जाता है। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को परागन के विभिन्न माध्यम आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एकदम मन लगा के पढ़ाई करना। एकदम बायोलॉजी सबसे आसान होता है बच्चे, बायोलॉजी एकदम बहुत आसान होता है। देखिए कमल के फूल में परागन कीट अर्थात भौरा द्वारा होता है। देखिए कमल के फूल में जो परागन की क्रिया होता है वो कीट अर्थात कौची द्वारा होता है बच्चे? भौरा द्वारा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कमल के फूल में परागन किसके द्वारा होता है? तो कहिएगा कीट द्वारा। कीट का नाम क्या है बच्चे? तो भौरा द्वारा होता है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फूल बच्चे रिफ्लेसिया होता है, याद रखना है बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया होता है, जिसमें परागन की क्रिया हाथी द्वारा होता है। याद रखिएगा बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेसिया, और दुनिया का सबसे छोटा फूल क्या है बच्चे? ओल्फिया। याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया है, और रिफ्लेसिया में परागन कौची द्वारा? हाथी द्वारा होता है। रिफ्लेसिया बहुत बड़ा फूल होता है बच्चे, 40 केजी का एक फूल होता है जो बहुत भारी होता है, उठाइएगा तो एकदम लगेगा 40 केजी का फूल है। उसमें परागन हाथी के सूंड द्वारा होता है,
हाथी के सूंड द्वारा होता है, याद रखिएगा बच्चे। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया होता है, जिसमें परागण की क्रिया हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल ओल्फिया होता है, सबसे छोटा फूल ओल्फिया होता है, जिसमें परागण की क्रिया हवा द्वारा होता है, याद रखना बच्चे। सबसे छोटा फूल ओल्फिया होता है, जिसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है बच्चे, हवा द्वारा होता है। एकदम दोनों पॉइंट एकदम याद रखिएगा बच्चे। दुनिया का सबसे बड़ा फूल बोलिए रिफ्लेसिया, जिसमें परागण किसके द्वारा, हाथी के द्वारा होता है। और दुनिया का सबसे छोटा फूल बताइए बच्चे, ओल्फिया, जिसमें परागण किसके द्वारा, हवा के द्वारा होता है, याद रखिएगा बच्चे। अब देखिए वायु द्वारा परागण होने वाला कौन कौन से ऐसे पौधे हैं या फूल हैं, कीट द्वारा, जंतु द्वारा, पक्षी द्वारा, जल द्वारा और चमगादड़ द्वारा। देखिए वायु द्वारा होने वाला परागण के पौधा का नाम है, जैसे मक्का हो जाएगा बच्चे। देखिए मक्का द्विलिंगी होता है, मक्का में नर भी होता है और क्या होता है बच्चे, मादा भी होता है। ऊपरे रहता है नर और नीचे रहता है कोची मादा। आज आगे हम इमेज आप लोग को दिखाएंगे, आगे आपको हम इमेज दिखाएंगे। तो देखिए मक्का में होता है हवा द्वारा परागण, धान में होता है, धान में देखिए खूब जोर जोर से अगर हवा चलता है ना बच्चे, तब परागकण एक दूसरे से टकराते रहता है, परागकण उसके वर्तिकाल से ऐसे टकराते रहता है। और कुछ बच्चे गेहूं में। अब देखिए कीट द्वारा परागण, कीट द्वारा कुछ बच्चे जैसे कमल के फूल, मटर के फूल, अंजीर, अंजीर के भी फूल होता है बच्चे। देखिए कमल, मटर और अंजीर जो होता है वो कीट द्वारा परागण होता है। जंतु द्वारा, जंतु मतलब जानवर द्वारा परागण, जैसे धान और गेहूं। जैसे आपको देखे होंगे जंतु द्वारा, जैसे देखिए परागण कैसे होता है, जैसे देखिए जंतु द्वारा परागण हो रहा है। जंतु जब धान के खेत में से हिल जाएगा ना बच्चे, तो उसका जो धान के जो परागकण होता है उसके शरीर पर सट जाता है, और सटने के बाद क्या होता है कि मादा के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, पहुंच जाता है मादा के। मान लीजिए दौड़ते रहेगा, मान लीजिए कि जानवर दौड़ते रहेगा, तो परागकण सट जाएगा उसका शरीर पर, और जब दौड़ेगा तो परागकण फिर जाके मादा के वर्तिकाग्र तक चल जाएगा, मादा के वर्तिकाग्र तक। तो देखिए जंतुओं द्वारा परागण होता है। तो देखिए जंतु द्वारा परागण भी आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, तो वायु द्वारा कौन कौन हो गया बच्चे, मक्का, धान और गेहूं। कीट द्वारा कौन कौन हो जाएगा, कमल, मटर और अंजीर। और जंतु द्वारा परागण हो जाएगा धान और गेहूं। देखिए पक्षी द्वारा परागण बिनोनिया, बिनोनिया का फूल होता है बच्चे, जिसका परागण पक्षी द्वारा होता है। कैसे पक्षी द्वारा होता है हम बताएंगे बच्चे। जल द्वारा परागण दो को याद रखें, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिस्नेरिया यही वाला पूछता है बच्चे, यही वाला पूछेगा। जल द्वारा होने वाला परागण कौन कौन से पौधे हैं बच्चे बताइएगा, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला। चमगादड़ द्वारा परागण किसमें होता है बच्चे, कचनार में और कदम में, याद रखिएगा, कचनार और कदम में, याद रखिएगा, चमगादड़ द्वारा। अब देखिए कुछ इमेज हम आप लोग को दिखाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे। देखिए मक्का है, देखिए इसका मेल ऊपर है, और देखिए यहाँ पे फीमेल रहता है। देखिए यहाँ पे मेल रहता है, यहाँ पे फीमेल। जब हवा चलता है ना बच्चे, हवा चलता है तो परागकण उड़ के अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। देखिए हवा द्वारा परागण हो गया, तो मक्का में हवा द्वारा परागण होता है। देखिए याद रखिएगा। देखिए ये आप बताइए कौची के फूल है, बताइए बच्चे कौची के फूल है, कहिएगा मटर के फूल है। कौची के फूल है बच्चे, मटर के। तो देखिए इसमें भी जब हवा चलता है ना, तो परागकण परागकण उड़ के, ध्यान दीजिएगा बच्चे, परागकण क्या होता है ना, उड़ जाता है और उड़ के और देखिए यहाँ तक क्या होता है, पहुंच जाता है। देखिए ये वर्तिकाग्र है, मादा का वर्तिकाग्र है। अभी में देखिए आपको पता होना चाहिए, ये पुंकेसर है, ये वाला परागकोश है। अब एक छोटे छोटे दाना रहते हैं जिसे परागकण कहते हैं, तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो जब हवा चलता है ना, जब हवा चलता है तो उड़िया के हवा जाता है मादा के वर्तिकाग्र पर, हो जाता है परागण बच्चे। तो मटर में भी परागण होता है, देखिए यहाँ पे वायु द्वारा। अब देखिए आगे लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से पढ़ाई करिएगा, ध्यान से। देखिए यहाँ देखिए धान गेहूं है, देखिए धान है, धान है, तो धान में भी परागण देखिए ऐसे ऐसे झोजा झोजा बाल रहता है, ऐसे ऐसे टकराते रहता है, तो परागण हो जाता है बच्चे। और जैसे देखिए गेहूं में भी उसी तरह हवा चलता है, तो देखिए गेहूं में भी परागण हो जाता है। और जैसे देखिए ये बताइए कौची के फूल है, बताइए बच्चे कौची के फूल है, तो कहिएगा कमल के फूल है, कमल के फूल। कमल के फूल में परागण देखिए कीट द्वारा, जो कि भौरा द्वारा होता है। देखिए कीट द्वारा, देखिए भौरा द्वारा, याद रखिएगा बच्चे, याद रखिएगा। कमल के फूल में परागण कौची द्वारा, कीट द्वारा। पूछता है एग्जाम बच्चे कि कमल के फूल में परागण कौची द्वारा, तो कीट द्वारा होता है, याद रखिएगा बच्चे। देखिए इसका नाम है बच्चे, जानते हैं कुछ, अंजीर नाम है, अंजीर। अंजीरों में परागण कीट द्वारा। देखिए यहाँ पे अंजीर होता है, देखिए इधर नर होता है, देखिए यहाँ पे बैठता है, और बैठने के बाद देखिए ऐसे से परागण करके, देखिए यहाँ पे इसे कहने का मतलब, देखिए अंजीर है, अंजीर में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये बैठता है, तो बैठने के बाद कीट बैठता है, कीट बैठने के बाद अपने पैर में देखिए अंडा को क्या कर लिया, सटा लिया, मैंने परागकण को सटा लिया। और परागकण को सटाने के बाद देखिए ऐसे उड़ करके या मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखिए फल का परागण करके फिर फल बन जाता है। कहने का मतलब अंजीर में भी परागण किसके द्वारा होता है बच्चे, अंजीर, अंजीर याद रखिएगा। अंजीर में परागण किसके द्वारा होता है बच्चे, कीट द्वारा होता है, याद रखिएगा बच्चे, कीट द्वारा होता है। अब देखिए इसका नाम है बच्चे बिनोनिया, बिनोनिया फूल है। बिनोनिया फूल में परागण कौची के द्वारा होता है, बताइए बच्चे, पक्षी के द्वारा होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि देखिए पक्षी है,
अबिनोनिया के फूल है, देखिए जब ये क्या करता है कि अपने चोंच को इसमें सटाता है तो इसके चोंच में सट जाता है बच्चे परागकण। अगर परागकण सट जाता है तो जब ये मादा फूल पर जाता है, तो वही परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक क्या कर देता है, पहुंचा देता है, तो बच्चे परागण की क्रिया हो जाती है। देखिए कितना सिंपल बात है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम जानते हैं क्या बच्चे, इसका नाम है वैलिशनेरिया। देखिए वैलिशनेरिया, देखिए वैलिशनेरिया में जल परागण। देखिए कैसे होता है वैलिशनेरिया में जल परागण, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेल फ्लावर और यहाँ देख रहे होंगे फीमेल फ्लावर। देखिए मेल फ्लावर का जो परागकण होता है ना, देखिए पानी में तैरते 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 देखिए फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। तैरते तैरते क्या होगा ना कि फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तो परागण की क्रिया हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे है। जल में परागण, जल में परागण के उदाहरण दो पौधा के नाम बताइएगा, तो कहिएगा वैलिसनेरिया और हाइड्रीला, एकदम याद रखिएगा, वैलिसनेरिया और हाइड्रीला, याद रखिएगा। वैलिसनेरिया और हाइड्रीला में परागण जो होता है बच्चे, वह किसके द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। याद रखिएगा बच्चे, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं बच्चे डायग्राम देख रहे हैं। देखिए इधर मेल है, एक फीमेल है। देखिए मेल क्या होगा, तैरते तैरते आएगा और फीमेल के वर्तिकाग्र पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। देखिए इसका नाम है बच्चे हाइड्रीला। हाइड्रीला में भी परागण किसके द्वारा होता है, जल द्वारा। ये सब जलीय पौधा है, जलीय पौधा, याद रखिएगा बच्चे। देखिए कचनार है, कचनार के फूल में, देखिए कचनार के फूल है, कचनार के फूल में परागण किस द्वारा, चमगादड़ द्वारा होता है, याद रखिएगा। कचनार में जो, कचनार के जो फूल होता है, इन रात में क्या करता है, ये रात में चमगादड़ निकलता है और इसको मकरंद चूसने के लिए ये कचनार के फूल में अपने ठोर को ऐसे ले जाता है, तो ठोरवा में सट जाता है कौन सी, परागकण। और वही परागकण जब मादा के फूल में जाता है तो मादा के फूल के वर्तिकाग्र पर झाड़ देता है, जिसके कारण चमगादड़ का परागण हो जाता है। देखिए कितना आसान है बच्चे। अब देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। सबको पता है, सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है, कमल होता है। देखिए यही कमल के फूल है बच्चे, कमल के फूल की यही बच्चे, कमल के फूल है। कमल बताइए एक लिंगी की द्विलिंगी, कमल द्विलिंगी बताइए, याद रखना, उसमें नर भी रहता है और मादा भी रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए ओल्फिया, ओल्फिया का नाम आप लोग को पहले बताया थे। दुनिया का सबसे छोटा फूल क्या होता है बच्चे, ओल्फिया, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा फूल कौन होता है बच्चे, ओल्फिया, जिसमें परागण कौन के द्वारा, वायु के द्वारा होता है। देखिए कहता है ओल्फिया में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओल्फिया में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसका प्रयोग जानवर के चारा के लिए किया जाता है। जो ओल्फिया का जो फूल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग जानवर के चारा के लिए किया जाता है। देखिए ये कमल के फूल है, जिसमें परागण भौरा द्वारा, किस द्वारा होता है। देखिए ई कौची का फूल है बताइए बच्चे, रिफ्लेसिया का फूल है। ई कौची का फूल है बताइए, ओल्फिया के फूल। देखिए यह देखिए कमल के फूल, यह बच्चे रिफ्लेसिया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रिफ्लेसिया होता है बच्चे, रिफ्लेसिया, जिसमें परागण हाथी के द्वारा होता है। और ये बच्चे ओल्फिया है, ओल्फिया, जिसमें परागण कौची के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, याद रखिएगा बच्चे। अब देखिए अगला पॉइंट है निषेचन। देखिए परागण और निषेचन अलग अलग चीज होता है। देखिए परागण क्या होता है, निषेचन, परागण पहले भी बताए। देखिए परागकण का मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, लेकिन निषेचन किसको कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन कहलाता है। अभी देखिए परागण का मतलब, जैसे बच्चे देखिए ध्यान से एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, जो हम बताएंगे उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि पुष्प है, पुष्प है बच्चे, तो पुष्प में देखिए ये वाला हो जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये हो जाता है वर्तिका, और नीचे वाला जो होता है वो अंडाशय रहता है, अंडाशय रहता है। देखिए ई वाला जो बनाया है बच्चे, दलपुंज है, क्या है बच्चे, दलपुंज है। देखिए ऐसे जो बनाए हैं, ये वाला बच्चे हो जाएगा पुमांग, देखिए सुड़वा हो जाएगा पुमांग, और ये बना दिए बच्चे पुष्पासन, पुष्पासन बना दिए। और देखिए, और देखिए, और इसको नीचे से इसे पकड़ने वाला बना दिए बच्चे, जिसे हम ब्रिंग कहते हैं। तो देखिए इसका नाम है बच्चे, जानते हैं बच्चे, दलपुंज, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। इसका नाम है दलपुंज, दलपुंज नाम है। देखिए नीचे से भी पत्ती ऐसे ऐसे निकला रहता है, जो जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये वाला होता है बच्चे बाह्य दलपुंज, क्या होता है बच्चे, बाह्य दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज, ये वाला दलपुंज, ये वाला बाह्य दलपुंज होता है। इसको हम लोग बच्चे कहते हैं पुष्पासन, क्या कहते हैं बच्चे, पुष्पासन। और इसको जो पकड़ते हैं, जैसे फुलवा को से पकड़ते हैं, फुलवा को से पकड़ते हैं, जैसे ब्रिंग कहते हैं, ब्रिंग, याद रखिएगा बच्चे। ये वाला जो है बच्चे, इसको कहते हैं जयान। तो जयान के भी तीन हिस्सा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और देखिए ये वाला बच्चे जिसे हम कहते हैं पुमंग, पुमंग के भी क्या हिस्सा, तीन हिस्सा, पुंकेसर, पराकुश, और छोटे छोटे दाना रहता है जिसे परागकण। देखिए ये भी देखिए क्या है, पुमंग है, पुमंग के भी तीन हिस्सा, पुंकेसर, पराकुश, और छोटा छोटा दाना है जिसे हम कहते हैं परागकण, पुंकेसर, पराकुश, परागकण, पुंकेसर, पराकुश, परागकण। देखिए तब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना, परागकण का वर्तिकाग्र तक क्या हो जाना, पहुंच जाना, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो क्या परागण हो गया तो क्या मैंने निषेचन हो गया, क्या नहीं बचे। देखिए इसके अंडाशय में अंडा रहता है, अंडाशय में क्या रहता है, अंडा रहता है,
जब तक कि परागकण अंडा से नहीं मिलेगा, परागकण अंडा से नहीं मिलेगा। देखिए अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या होता है, स्पर्म और ओवम होता है। स्पर्म और ओवम को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मनुष्य की अगर बात करते हैं, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो स्पर्म और ओवम को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन अगर फ्लावर्स की बात करते हैं, अगर फूल की बात करते हैं, तो परागकण का अंडा से मिलना, परागकण का अंडा से मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो देखिए परागकण एक प्रकार का नर युग्मक है। परागकण नर है कि मादा है, नर युग्मक है। और जो अंडा होगा बच्चे उसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे। युग्मक, युग्मक माने गैमेट्स, गैमेट्स माने सिंगल सिंगल अवस्था में रहता है, अगुणित रहता है। जब दोनों मिल जाएगा ना तब द्विगुणित हो जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाएगा तब द्विगुणित होगा। ऐसे अकेले अकेले रहेगा तो उसे हम अगुणित कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट देखिए, पॉइंट को समझिएगा, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो कहिएगा, कहिएगा कि किसी भी जीव के नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को बच्चे हम निषेचन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी जीव के नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। लेकिन अगर परागन की बात करेंगे तो परागन पहले भी बताए थे, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। लेकिन अगर हम निषेचन की बात करेंगे तो कहेगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को बच्चे हम क्या कहते हैं, निषेचन। ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को बच्चे हम निषेचन कहते हैं। अब देखिए इसमें हम आगे आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से डायग्राम को एकदम देखिएगा बच्चे। देखिए सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए ई वाला बच्चे हैं नर, नर का है ई पुंगंग, तो ये हो जाएगा पुंकेसर था। ई वाला पराकोष था, ये छोटा छोटा दाना है जो परागकण। देखिए परागकण देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और जाके वर्तिकाग्र पर देखिए पहुंच गया। जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो परागन, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो परागन बच्चे। वर्तिकाग्र तक देखिए पहुंचा है तो परागन भी हुआ, अभी निषेचन नहीं हुआ। अब देखिए पराग जो कण होता है, पराग नलिका बनाता है। देखिए एगो नली बना देता है, अंकुरित होकर पराग नली देखिए अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, देखिए अंदर जाएगा और अंदर जाके और अंदर रहता है अंडा और अंडे से मिल जाता है, तो मिल जाता है तो निषेचन, मिल जाता है तो निषेचन। देखिए पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा तो कहेंगे परागन, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। लेकिन परागकण का अंडा से मिल जाना, परागकण का अंडा से क्या हो जाना बच्चे, मिल जाना, निषेचन कहते हैं। देखिए कितना परागन निषेचन क्या है, परागन क्या है, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन, लेकिन परागकण का अंडा से क्या हो जाना, मिल जाना, क्या कहलाता है बच्चे, निषेचन कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने लिख दिया है निषेचन फर्टिलाइजेशन। देखिए कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को, ध्यान दीजिएगा बच्चे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, नर युग्मक और जो मादा युग्मक होता है दोनों क्या हो जाता है, मिल जाता है, तो मिलने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। देखिए कहता है बच्चे पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन। देखिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो गया, एक हो गया आंतरिक निषेचन तो एगो कहिएगा बाह्य निषेचन। अच्छा बताइए ये आंतरिक हो रहा है कि बाह्य, तो कहिएगा आंतरिक निषेचन, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर। तो देखिए बाह्य निषेचन होता है। अब बताइए, अब कहिए सर बाह्य निषेचन कोची कोची में होता है सर, तो कहिएगा मछली में और मेढक में, मछली में और मेढक में और घोंघा वगैरह में, सितुआ वगैरह में बाह्य निषेचन होता है। अब देखिए आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, अब बताइए। तो सुनिए, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तब वैसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तब बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, तो जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो उस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। तब कहिएगा कि मादा के शरीर के अंदर सर, मादा के शरीर के बाहर कुछ कुछ कह रहे हैं सर। तो सुनिए, मनुष्य में होता है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। मनुष्य में जो नर नर रहता है उसका स्पर्म होता है मादा के ओवम से जब मिलता है तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मिलता है, माने मादा के शरीर के अंदर मिलता है। तो जब मादा के शरीर के अंदर मिलता है तब उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन बाह्य निषेचन में कैसे होता है, वो देखिए जैसे नर मछली है, एगो मादा मछली है, तो नर मछली और मादा मछली क्या होता है ना, नर मछलियां अपना जो स्पर्म होता है, उसका जो शुक्राणु होता है वो अपना पानी में छोड़ देता है, पानी में क्या करता है, छोड़ देता है। और मादा जो मछली होता है वो भी अपने अंडा को कहाँ छोड़ देता है, पानी में। अब दोनों पनियों में मिल जाता है, दोनों पनियों में मिलता है, पनिया में मिलता है तो देखिए बाहर मिल रहा है, बाहर मिल रहा है तो बाहर निषेचन, दोनों पानी में मिल रहा है, पानी में बाहर, तो बाहर निषेचन। लेकिन अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो स्पर्म, मनुष्य में जो नर का जो स्पर्म होता है और मादा का जो ओवम होता है, स्पर्म और ओवम कहाँ मिलता है, शरीर के अंदर के शरीर के बाहर, शरीर के अंदर मिलता है, इसलिए आंतरिक निषेचन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम
बात करते हैं, यहाँ आंतरिक निषेचन हो रहा है, यहाँ मादा के शरीर के देखिए अंदर हो रहा है, बाहर कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। देखिए एक डायग्राम और दिखाएंगे तो आप लोग को एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बच्चे, पढ़िएगा तो बहुत अच्छा कर देंगे आप लोगों को, एकदम धीरे धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, एगो इनमें नर मछली है, एगो मादा मछली है, बढ़िया से देखिएगा, एगो नर मछली है, एगो मादा मछली है। नर मछलियाँ अपने जानते हैं, अपने जो कहने का मतलब जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है, वो पानी में छोड़ देता है, और मादा मछली अपने अंडा को भी कहाँ छोड़ देता है, पानी में छोड़ देता है। अब दोनों जाके पनिया में मिल जाता है, और पनिया में मिलकर देखिए वो मछली बना दिया। देखिए तो बाह्य निषेचन हो गया, बाह्य निषेचन। लेकिन आंतरिक निषेचन में क्या होगा, मादा के शरीर के अंदर, और जे बच्चा का जन्म होगा, जो बच्चा जो विकसित होगा, मादा के शरीर के अंदर होगा। ऐसे समझ जाइए, मादा के शरीर के अंदर विकसित होगा, तो में आंतरिक निषेचन हुआ है, आंतरिक निषेचन। लेकिन ये जो मछली बनता है वो पानी में बनता है, क्यों? क्योंकि बाह्य निषेचन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन आप लोग को समझ में आ गया हो गया। अब देखिए, अब कुछ उदाहरण हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बकरी में आंतरिक निषेचन की बाह्य निषेचन, तो बकरी में कहेगा आंतरिक निषेचन, बकरी में आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा मनुष्य में बताइए आंतरिक निषेचन होता है। अच्छा गाय में बताइए आंतरिक निषेचन होता है। भैंस में बताइए आंतरिक निषेचन होता है। कुत्ता में बताइए आंतरिक निषेचन होता है। बिल्ली में आंतरिक निषेचन। लेकिन सुनिए, बाह्य निषेचन वाला याद रखिएगा बच्चे, बाह्य निषेचन वाला याद रखिएगा। देखिए सुनिए, पहला में मछली याद रखिएगा, दूसरा में मेढक याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा सितुहा और घोंघा। सितुहा और कौची, घोंघा। देखिए जो पानी में अक्सर जो जीव रहते हैं उसमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, आप कहिएगा उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी क्या होता है? देखिए मतलब जीव को दो भागों में बांट दिया गया है, एक प्राइमेट्स और एक कौची नॉन प्राइमेट्स। हम बात करेंगे धीरे धीरे अभी। तो देखिए जितने भी प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स अर्थात उच्च श्रेणी के जीव होते हैं, उसमें क्या होते हैं बच्चे, जनरली उसमें आंतरिक निषेचन होते हैं। और जो कहने का मतलब जलीय जीव होते हैं बच्चे, उसमें क्या होते हैं बच्चे, बाह्य निषेचन क्रिया होते हैं। आप लोगों को बच्चे याद रखना है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए निषेचन की क्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे, निषेचन कहते हैं। ध्यान से गहराई से हमारी बातों को जो सुनेगा ना, गहराई से हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया बच्चे निषेचन। तो निषेचन क्या होता है, पराग कण का अंडा से मिल जाना। देखिए पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन, लेकिन पराग कण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। आप लोग को याद रखना है। तो देखिए मैंने बताया था, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे, निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। देखिए पुष्पी पौधों में जिस पौधा में पुष्प लगता है उसमें कैसा निषेचन, आंतरिक निषेचन। देखिए यहाँ पे आंतरिक निषेचन हो रहा है, अंदर हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर हो रहा है, तो आंतरिक निषेचन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे ही जब परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, जब परागकण मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो क्या एकदम पूरा एकदम ऑटोमेटिक गिर जाता है? इनमें थोड़ी नहीं बच्चे छिद्र रहता है, छिद्र रहता है कि तुरंत टपक के गिर जाएगा नीचे, तुरंत गिर जाएगा, नहीं बच्चे, तुरंत नहीं गिरता है। तुरंत ऐसे सोच रहे हैं कि जब पहुंच गया नीचे तुरंत गिर गया, एकदम एकदम नीचे गिर गया ना, नीचे कैसे गिर जाएगा अभी, ऐसे गिर जाएगा नहीं। देखिए क्या होता है, परागकण जब गिरेगा ना, और जब ओइजा पर परागकण जब आएगा तो ओइजा पर क्या होगा ना, एक दो दिन तक रहेगा, एक दो दिन तक रहेगा, और वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाएगा, पराग नलिका बनाएगा। देखिए पराग नलिका बनाता है, देखिए आगे बताएंगे। देखिए अब पराग नलिका कैसे बनता है, देखिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिएगा। पराग कणों का अंकुरन, पराग कण कैसे अंकुरित होता है एवं पराग नलिका का निर्माण। तो अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे परागकण आ गया, यहाँ पे जब परागकण वर्तिकाग्र पर क्या आ गया बच्चे, परागकण आ गया। जब यहाँ परागकण आ गया तो परागकण यहाँ क्या होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर बनाएगा कौन सी, पराग नलिका। तो देखिए परागकण और ये जो नलिका बना रहा है जिससे हम कहते हैं पराग नलिका। देखिए पहले ये आया तो आया तो परागकण, यहाँ पे गिरा तो परागकण गिर गया। अब परागकण क्या होगा, अंकुरित। देखिए इहो अंकुरित हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा एक ही को परागकण पराग नलिका बना सकता है, दो परागकण दो पराग नलिका नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि उतना स्पेस इसमें रहता ही नहीं है, उतना जगह रहता ही नहीं है। तो एक ही को परागकण अंकुरित होता है, दूसरा को यहाँ पे अंदर जाने का मौका ही नहीं देता है। तो देखिए ये देखिए परागकण है, परागकण के पराग नलिका बना रहा है, तो ये पता होना चाहिए वर्तिकाग्र है। अभी देखिए पतालका ये जो है ना, इसे वर्तिका कहते हैं, आप लोग को पता है। बहरी वाला को क्या कहते हैं बच्चे, अंडाशय। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ये वाला है वर्तिका, नीचे वाला क्या है बच्चे, अंडाशय है। तो अब बताइए परागकण जब पराग नलिका बनाएगा तो धीरे धीरे पराग नलिका बनाएगा ना, ऐसे ऐसे अगवा करके,
अब देखिए अंडाशय, अंडाशय में रहता है भ्रूण कोष, ध्यान दीजिएगा। अंडाशय में, ध्यान दीजिएगा, अंडाशय में रहता है भ्रूण कोष। अब एगो देखिए बीजांड भी रहता है, देखिए बीजांड, ये वाला बच्चे कुछ ही रहता है, देखिए बीजांड है, ये कौन सी है बच्चे, बीजांड है, ये वाला कुछ है बच्चे, बीजांड है, ध्यान दीजिएगा। ये बीजांड देखिए, ये बाहरी वाला है अंडाशय, बाहरी वाला है लोटवा जो दिखाई दे रहा है, लोटा ऐसा, ये अंडाशय है। अब इसके अंदर वाला है बीजांड, बीजांड के अंदर क्या है बच्चे, भ्रूण कोष है, ध्यान दीजिए। तो देखिए जब पराग नलिका जब बनाता है तो पराग नलिका से ही पराग कणवा अंदर आता है और एगो से बन जाता है कैगो, दूगो। ये जो पराग कण जो था एगो था तो बन जाता है कैगो, दूगो नर युग्मक बना लेता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं, तब इनका देखिए अंकुरन होता है और अंकुरन होकर के पराग नलिका का निर्माण करता है। देखिए पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए, ये पराग नलिका देखिए आगे बढ़ते हुए, देखिए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करते हैं। देखिए अंदर बीजांड में प्रवेश कर जाता है, देखिए ऐसे ऐसे करके बच्चे ये बीजांड में प्रवेश कर जाता है। देखिए ये बीजांड है, ये बीजांडवा में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ता में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। जैसे देखिए ये जो पराग कणवा था ये दो नर युग्मक का निर्माण करती है। अब यह दो नर युग्मक मिल करके अब बीजांड के अंदर रहता है भ्रूण कोश। अब भ्रूणों के उसमें क्या रहता है, मादा युग्मक। देखिए कहता है, पहले सुनिए, जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, देखिए परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इनका अंकुरन होता है। इसका देखिए अंकुरन होता है, अंकुरन करके क्या बनाता है बच्चे, पराग नलिका का निर्माण करता है। यह पराग नलिका से ही पराग कण अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो पहले एगो से बन जाता है कैगो, दूगो। आई पराग नलिका जाके प्रवेश कर जाता है किसमें, बीजांड में, याद रखिएगा बीजांड में प्रवेश कर जाता है। ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में जनन कोश का विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे दो नर युग्मक का क्या करते हैं, निर्माण करती है। जो पराग कणवा जो है जब पराग नलिका में जाता है तो रास्ता में ही दो नर युग्मक का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है, निर्माण करती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए ये जो बीजांड है एक थैलीनुमा अंदर भी संरचना होती है जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं। देखिए थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में ही अंड कोशिका या मादा कोशिका पाया जाता है। एकरे में बचे अंड कोशिका या मादा कोशिका। तो ये जो नर युग्मक है ऐसे ऐसे पराग नलिका में जा करके आई, क्योंकि पराग नलिका अंदर बीजांडवा में घुसा रहता है, बीजांडवा में घुसा रहता है, तो यही वाला पराग कण जा करके मादा युग्मक से क्या हो जाता है, मिल जाता है। और वही मिलने की क्रिया को बच्चे हम कहते हैं कुछ निषेचन। देखिए सीधा सीधा बात आप लोग को याद रखना है। तुमसे पूछेगा कोई निषेचन किसे कहते हैं तो आप बताइएगा बच्चे कि किसी भी जीव के नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगर परागन की बात करेगा तो कहिएगा परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। अब एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि कैसे परागकण जाकर के निषेचित होता है कौची के साथ, अंडा के साथ। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद वह अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाता है और उसी पराग नलिका में धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। तो वह रास्ते में ही एगो से बन जाता है कैगो बच्चे, दूगो बन जाता है। और दोनों जाकर के अंदर अंडा से क्या कर लेता है, संयोजित कर लेता है और संयोजित करके निषेचन कर लेता है। और निषेचन करने के बाद वो जो फूल होता है वो बच्चे फल बन जाता है और फल फिर पकता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर बीज बन जाता है, फिर नया पौधा का उत्पत्ति हो जाता है। तो देखिए यही था बच्चे आप लोग को निषेचन। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोग को आज मैंने जो भी पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा बच्चे, अपने भाई बहन रिश्तेदार के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए आज हम सोचे हैं इतना ही बताने के लिए बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे बच्चे। धन्यवाद।